सर, आपके बेटे की मां मिल गई। नौकर की इस खबर पर वजूदान मलिक को जैसे करंट लगा। वह फौरन उस पते पर निकल पड़ा जहां मनाहिल अपनी जालिम ताई के रहम करम पर दर्द और तकलीफें सहते हुए अपने बच्चे को पाल रही थी। 1 साल पहले 5 सितारा होटल की एक पार्टी के दौरान सहेली की साजिश का शिकार होकर वजूदान मलिक ने उसे कॉल गर्ल समझ लिया और पूरी रात अपनी हवस मिटाता रहा। सुबह जब वह चला गया और मनाहिल की मासूमियत की निशानी रंगीन चादर देखी, तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से वह उसे ढूंढता फिर रहा था, और जब अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर वह मनाहिल के मोहल्ले पहुंचा, तो दूसरी तरफ मनाहिल तपती धूप में अकेले ही पैदल घर लौट रही थी, क्योंकि कॉलेज से बाहर निकलने पर उसे महानूर कहीं नजर नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद मजबूरन वह खुद पैदल ही निकल पड़ी। सफेद रंगत पर गुलाबीपन चढ़ चुका था, चेहरा धूप और गर्मी से लाल हो गया था। सिर पर चादर थी और डर से उसका दिल कांप रहा था। वह रास्ते भर सिर झुकाए चलती और बार बार पीछे मुड़कर महानूर को तलाशती, मगर वह तो हैरान थी कि आखिर महानूर गई कहाँ। उसे महानूर की भी चिंता थी और ताई के गुस्से का डर भी। 2 घंटे की थकाऊ पैदल यात्रा के बाद जब वह पसीने में भीगी हुई, घबराई और लाल चेहरे के साथ घर पहुंची, तो यही दुआ की कि काश ताई का मूड अच्छा हो और उसे थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में कौन सी कयामत उसका इंतजार कर रही है। किचन में जाते ही उसने पहले ओढ़ी हुई चादर उतारी और प्यास से बेहाल होकर 2 गिलास पानी पी डाला। तभी ताई वहां आ धमकी और गुस्से से चीख पड़ी। तो आ गई महारानी, सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी। बता, मेरे कंगन कहाँ हैं? मनाहिल के तो होश उड़ गए। वह घबराते हुए बोली, क कौन से कंगन ताई? मुझे कुछ नहीं पता। खुदा की कसम, मैंने आपके कंगन को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन ताई ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। सुबह से तेरी राह देख रही थी। शुक्र है कि अलमारी का ताला टूटा देख लिया, वरना तू तो साफ मुकर जाती। ताया अब्बा भी वहीं मौजूद थे और परेशानी से उसे देख रहे थे। मनाहिल गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। ताया अब्बा, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो बस कल सफाई के लिए ताई के कमरे में गई थी। मगर उसके आंसुओं का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। ताई ने सबके सामने उसकी बेरहमी से पिटाई की और धमकाया, शाम तक मेरे कंगन ला दे, वरना भूखी प्यासी यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये वही कंगन थे जिन्हें वह अपनी मरहूमा मां की निशानी और महानूर की अमानत बताती रही। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी ने ये परवाह तक नहीं की कि महानूर खुद घर लौटी भी नहीं थी। जब शाम ढली तो महानूर वापस आई और ताई से ही उसे पता चला कि उसने अब अकादमी ज्वाइन कर ली है, इसलिए रोज कॉलेज के बाद वहीं जाएगी। महानूर उम्र में मनाहिल से 2 साल बड़ी और ताई की लाडली थी, इसलिए उस पर शक करना नामुमकिन था। ताई ने सारा दोष मनाहिल पर मढ़ दिया। दिन भर उसे भूखा रखा गया, जबकि उसे कंगन की कोई खबर तक न थी। वह रो रो कर खुदा से दुआ कर रही थी कि किसी और आजमाइश में न डाली जाए, लेकिन तकदीर का लिखा तो होकर ही रहना था। ताया अब्बा अपने काम बंगले की चौकीदारी पर चले गए और घर में उस मुसीबतें और बढ़ गईं। ताई बार बार सीना पीट पीट कर विलाप करती रही और कहती रही कि टूटे ताले से साफ है कि किसी ने अलमारी से कंगन निकाले हैं। मनाहिल भी परेशान थी कि आखिर वो कंगन गए तो कहाँ। उस शाम भी वह रसोई में गई और ताई से गिड़गिड़ाकर एक रोटी मांगने लगी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने केवल 1 कप चाय पी थी और अब भूख से उसका बुरा हाल था। उसके पास इतने पैसे कभी नहीं होते थे कि कॉलेज से लौटकर कुछ खरीद कर खा सके। यदि 2-3 महीने में कभी ताया अब्बा उसे थोड़े बहुत रुपये दे भी देते, तो वह भी ताई की नज़र में आकर छिन जाते। ताई ने गुस्से में उसे पांव से ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया और बोली, खबरदार, मासूम बनने का ढोंग मत कर। मैं जानती हूँ मेरे कंगन तेरे पास ही हैं। मेरी भोली भाली बेटी कभी मेरे कमरे में गई ही नहीं और वह ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकती। ताई से उसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन तार इकबाल उसका सगा चाचा था। फिर भी उसने इस मासूम लड़की की एक भी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। रोते रोते जब वह अपने कमरे में आई तो देखा कि महानूर मोबाइल पर किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। यही उसका रोज का सिलसिला था, रात भर फोन पर बातें करना। आवाज इतनी धीमी होती कि चाहकर भी सुनाई न देती। मनाहिल को तो बस इतना पता था कि महानूर उसे अपने कमरे में इसलिए सुलाती है ताकि वह बाहर आने जाने वालों पर नजर रख सके। महानूर का कहना था कि वह अपनी दोस्त से पढ़ाई की चर्चा करती है और मासूम मनाहिल को इन बातों से कोई मतलब नहीं था।
उसके लिए तो बस एक छत जरूरी थी, एक पनाहगाह जहां वह तमाम जुल्म और तकलीफें सहकर भी किसी तरह रह रही थी। आधी रात के 12 बजे महानूर ने फोन से नजर उठाई और उसे रोते सिसकते देखा। उसने तिरछी नजर डालकर कहा, अगर अम्मी के कंगन तूने लिए हैं तो वापस क्यों नहीं करती? मनाहिल ने आंसुओं के साथ कहा, मैं कसम खाती हूं, मैंने कंगन नहीं लिए। आप जानती हैं मैं चोरी नहीं कर सकती। महानूर चुपचाप बाहर गई और थोड़ी देर बाद खाने की ट्रे लेकर लौटी। ट्रे देखकर मनाहिल की आंखें चमक उठीं, मगर ताई का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। महानूर ने कहा, खा लो, अम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है। जीवन में पहली बार महानूर ने उसके साथ इतना नरम व्यवहार किया था। खाते खाते ही महानूर ने कहा, कल सुबह मेरी एक सहेली की शादी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मनाहिल हैरान होकर खुश हो गई। अब तक तो महानूर भी उसे ताई की तरह जूते की नोक पर रखती थी, मगर आज जैसे उस पर दया आ गई थी। मनाहिल ने धीरे से कहा, महानूर आपी, लेकिन मैं तो आपके साथ कॉलेज जाऊंगी। महानूर बोली, हाँ, पहले कॉलेज चलेंगे, फिर वहां से सीधे शादी में जाएंगे, पक्का ना? मासूम मनाहिल को क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत का आगाज है। उसने डरते डरते कहा, आप ताया अब्बा को बता दीजिए। महानूर ने सख्त स्वर में कहा, हरगिज नहीं, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। हम जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। मैंने बाबा से कह दिया है कि कल कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाएं हैं। मनाहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया था, क्योंकि डर था कि अगर ताई या ताया अब्बा को पता चल गया तो सारा गुस्सा उसी पर उतरेगा। उसने हिम्मत करके कहा, मेरे पास नए कपड़े भी नहीं हैं। महानूर बोली, जरूरत नहीं है, तू तो बस बाहर बैठेगी, अगर बहुत जरूरी हुआ तो मैं दिला दूंगी। मनाहिल आश्चर्य से महानूर को देखती रह गई। थोड़ी देर बाद महानूर ने फिर से कानों में हैंडफ्री लगाया और अपनी बातों में लग गई। मनाहिल सोच में पड़ गई कि आखिर महानूर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन उसने ताया अब्बा से कुछ पूछने की हिम्मत न की। अगले दिन सुबह सुबह वह उठी तो ताई ने अपनी जिद पर कायम रहते हुए उसे एक निवाला तक न दिया और धमकी दी, अगर आज कंगन या उनकी कीमत वापस नहीं लाई तो तुझे पुलिस को सौंप दूंगी। मनाहिल की आंखों से आंसू बह निकले। वहीं महानूर ने उसे आंखों से दिलासा दिया और तैयार होकर अपने साथ घर से बाहर ले गई। रवाना होने से पहले महानूर ने अपने पिता को बता दिया था कि आज अतिरिक्त कक्षाओं के कारण वे दोनों शाम को घर लौट आएंगे। वह पहले भी शाम से थोड़ी ही देर पहले घर आ जाती थी, पर आज सब जानते थे कि अकादमी से छुट्टी है, इसलिए यह बहाना ठीक बैठ गया, वरना यदि वह जल्दी लौट आई होती तो उसके पिता को शक हो जाता। रास्ते भर वह बेचैनी से थर-थर कर रही थी। वे दोनों कॉलेज जाने की बजाय एक कैफे में जा पहुंचे और वहां लगभग 1 घंटे रुके रहे। महानूर ने उससे कहा कि तैयार होकर अपनी सहेली की शादी में चलो, पर मनाहिल के दिल में भारी बेचैनी थी। 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद महानूर सीधे मार्केट चली गई। सबसे पहले उसने अपने लिए ग्रे रंग की एक साड़ी चुनी। मनाहिल हैरानी से महानूर के व्यवहार को देखती रही। वह तो बस यूनिफॉर्म में उसके साथ खींची चली आ रही थी, और जैसे ही महानूर कहती वह चुपचाप मान लेती। ग्रे साड़ी की कीमत करीब 25,000 थी। महानूर ने तुरंत बैग से पैसे निकालकर दुकानदार को दे दिए, कुछ आभूषण खरीदे और फिर पार्लर की ओर चली गई। अब दोस्त की शादी थी तो तैयारी जरूरी थी। महानूर ने बताया कि उसकी बुकिंग पहले ही कर दी गई है, सब कुछ तय था, और मनाहिल को यह नहीं सूझा कि वह किस बड़ी साजिश का शिकार हो रही है। वह आंखों पर चश्मा चढ़ाए आश्चर्यचकित होकर महानूर के हर कदम का निरीक्षण करती रही। अब तक ताई अम्मी ने उसे बाहर नहीं आने दिया था, इसलिए यह मौका उसके लिए पहला था। उसने चादर लपेटकर वहीं बैठकर इंतजार किया। जब महानूर पार्लर से निकलकर सामने आई तो मनाहिल महानूर की सूरत देखकर दंग रह गई। निर्भीक साड़ी में महानूर का काया सराप उभर रहा था। हाथ और कमर खुले थे, मेकअप भरा हुआ और बालों में कर्ल जमाए हुए। इतना सजीव रूप देखकर मनाहिल ने अनायास ही अपने हाथ मुंह पर रख लिए। महानूर ने मुस्कुराकर कहा कि वह बहुत सुंदर लग रही है। मनाहिल की निगाहें बार बार महानूर की कमर पर अटकती रहीं, जो उसे अजीब लगीं। बाहर आकर महानूर ने फ़ोन किया और कुछ ही समय में एक गाड़ी उनके पास आई, बड़ी और शानो शौकत भरी। जब गाड़ी सामने खड़ी हुई तो मनाहिल आश्चर्यचकित रह गई। महानूर ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा कि वे जा रही हैं, शाम से पहले वापस आ जाएंगी, मगर उसकी जबान बंद रखनी होगी। गाड़ी एक शानदार होटल के सामने रुकी।
और मनाहिल ने पहली बार इतना भव्य होटल देखा। महानूर आत्मविश्वास से आगे बढ़ती जा रही थी और मनाहिल अपना बैग और शॉल खुद में समेटे कांपते कदमों से उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसका मन कर रहा था कि यहीं से लौटकर चली जाए, पर महानूर होटल के एक प्रवेश द्वार पर रुक गई और कुछ देर किसी के आने का इंतजार करने लगी। तभी दाहिने से आते हुए एक पुरुष को देखकर महानूर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। मनाहिल की आंखें फैल गईं। वह यह सोच भी नहीं सकती थीं कि सच्चाई ऐसी होगी। वह उस पुरुष के सामने जाकर चिपक गई और पूछ बैठी कि यह कौन है। वह लगभग 28 साल का युवक था। परिधान उत्तम और चाल ढाल से मालूम होता था कि वह किसी संपन्न परिवार का है। वह युवक महानूर के पास आया, उसके रूप पर एक नज़र डाली और बिना झिझक कहने लगा कि इस लड़की को भी मेरे साथ आना है, उसे वेटिंग एरिया में बिठा दूंगा, वह इंतज़ार कर सकती है। उसने मनाहिल को ताना मारते हुए कहा। क्यों, लिटिल एंजल? और महानिल की भयभीत आंखें देखकर उसे तसल्ली हुई। महानूर का हाथ थामे वह युवक उसे अपने पास खींच रहा था। मनाहिल डर से कांप उठी और ज़ियान के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगी। जब उसने विरोध किया तो महानूर ने उसे झटके से धक्का दे दिया और डांटते हुए कहा कि अगर उसने यहाँ कोई मध्यम वर्गीय हरकत की तो उसे अम्मी के आगे इतना पटा दूंगी कि वह सब याद रखेगी। ज़ियान, वही युवक, उसे वहां से ले गया। एक हॉल जैसे स्थान पर पहुंचाकर सोफे की ओर इशारा किया और बैठने के लिए कहा। वह उसकी ओर सुरक्षित निगाहों से देख रहा था और मनाहिल अकेली, भयभीत और धोखे में पड़ी हुई वहीं बैठकर अपने दिल की धड़कनें दबाने लगी। उसकी सलेटी आंखों को देखकर ज़ियान के अंदर की हवस बार बार जाग उठी, पर उसका कीमती शिकार वहीं किसी और इंतजार में था, इसलिए उसने फिलहाल उस पर ध्यान दिए बिना उसे वहीं बैठाकर कमरे की ओर बढ़ना ही बेहतर समझा। लगभग 6 माह से ज़ियान और महानूर का संबंध कायम था और वह रिश्ता कॉलेज के बाहर होने वाली मुलाकातों तक सीमित था। फ़ोन पर बातचीत, कुछ मुलाकातें और आज का विस्तृत डेट, ऐसा ही उनका नक्शा था। इसलिए वह उस भव्य 5 स्टार होटल में आई थी। कुछ दिन पहले उसने मकसद के लिए अपनी माँ के कंगन छिपाकर बेच दिए थे और उन पैसों से उसने न सिर्फ महंगी साड़ी और आभूषण खरीदे बल्कि कुछ रकम छुपा भी रखी थी, क्योंकि अब उसे नकदी की सख्त ज़रूरत थी। माँ से मांगने पर वह इतनी रकम नहीं दे सकती थी और वह सुनिश्चित थी कि शक की नज़र कभी माँ की तरफ नहीं जाएगी। सारा आरोप मनाहिल पर ही गिर जाएगा। कुछ देर बाद जब ज़ियान कमरे में आया तो महानूर उसका इंतज़ार कर रही थी। वह आते ही बेकरारी से उसका कमर पकड़े और होंठों पर झुक गया। दोनों ने बेबाकी की हर हद पार करते हुए अपने अंदर की तलब को प्यार का नाम दे दिया। ज़ियान महानूर को देखकर बेसुध हो रहा था, पर थोड़ी देर में मोबाइल की एक कॉल ने उसका ध्यान खींच लिया। कॉल करने वाले ने बेचैनी में पूछा कि आज रात 1 बजे वजदान मलिक के साथ मीटिंग है और उसी मीटिंग में हमें उस लड़की का सरप्राइज़ देना है, तो क्या प्लान फाइनल हुआ? ज़ियान ने पलटकर बिस्तर पर लेटी महानूर को देखा। यहाँ आने के बाद उसकी नीयत बदल चुकी थी, पर वजदान मलिक के लिए एक मासूम अनछुई लड़की की आवश्यकता थी और दूसरी तरफ मिलने वाली रकम इतनी बड़ी थी कि उसे अपने एहसासों को दमन करना पड़ रहा था। उसने डील फाइनल की। लड़की शाम तक उसके पास रहेगी, ड्राइवर भेजिए और मैं उसे सौंप दूंगा, मगर उससे पहले 20 लाख रुपये मेरे खाते में चाहिए। यह शर्त तय कर ली गई और जब उसने बात कर ली तो महानूर ने ठंडी निगाहों से उस पर सवाल कर दिया। क्या वह उसे बेचना चाहता है? महानूर के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह आश्चर्य और अविश्वास से उसे देखती हुई पास रखी मेज से छुरी उठाकर भिड़ चली। क्या समझते हो तुम? मैं तुम्हारे इरादों से अनजान नहीं हूं। तुम मुझे इस्तेमाल करके बेचने वाले हो, यही मकसद है ना तुम्हारा? और वह छुरी लेकर ज़ियान की ओर बढ़ी। ज़ियान पीछे हटते हुए रोकने का इशारा कर उठा। मेरी बात सुनो, मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, पर मेरी मजबूरी को समझो। मेरे बॉस को आज रात लड़की चाहिए, क्योंकि उनकी मीटिंग वजदान मलिक जैसे बड़े व्यापारी के साथ है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी जान भी बच सकती है और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। महानूर ठहर सी गई। 10 लाख? मैंने कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में नहीं सोचा। ज़ियान ने समझाया कि यह उपहार के रूप में दिया जाना है। रात गुजरने के बाद वजदान उसे स्थायी रूप से अपने पास रखे या छोड़ दे, यह उनका मामला होगा, पर उन्हें लड़की उपहार के रूप में देनी होगी। महानूर भयभीत और टूटकर पीछे हटने लगी, पर ज़ियान ने उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी छाती से उसकी पीठ टिकाते हुए उसकी गर्दन पर झुककर शांत करने की कोशिश की।
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, पर इस मजबूरी में साथ दो। लड़की यहां से चली जाएगी और तुम आसानी से अपना हाथ छुड़ा सकोगी। महानूर स्तब्ध रह गई। उसे जियान की बात का अर्थ भी समझ में आ गया कि उसे एक रात के लिए उस व्यापारी को सौंपा जाना है। वह घबराई, पर महानूर की नाजुक सी मानसिकता और परिस्थितियों की जकड़न ने उसे गंभीर दुविधा में डाल दिया, और उसी बेचैनी में वह निर्णय के सामने खड़ी रह गई। यहाँ वह जिस मकसद से आई थी, वहां आकर जियान ने उसकी नीयत पूरी तरह बदल दी थी। बाहर बैठी हुई लड़की बेसहारा थी, और महानूर आसानी से ये कह सकती थी कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि पहले से ही उस पर कंगन चुराने के इल्जाम थे, और उसे पूरा यकीन था कि उसका बाप कभी भी उस लड़की की पैरवी नहीं करेगा। जान से शादी करने के बाद वह अपनी जिंदगी और अपना भविष्य संवार सकती थी, और ऊपर से 10 लाख की रकम भी उसे जान से मिल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद को जियान के हवाले कर दिया, और उसकी रजामंदी देखकर जियान उस पर टूट पड़ा। न जाने कितने पल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद खुद महानूर ने जियान को इशारा किया, और जियान मनाहिल को अंदर लेकर आया। वह वहीं सिर झुकाए बैठी थी और शॉल से अपना चेहरा ढके हुई थी। जियान ने कहा, अंदर चलो, तुम्हें महानूर बुला रही है। वह कमरे में दाखिल हुई तो महानूर फिर से यूनिफॉर्म में थी। उसकी साड़ी बिस्तर पर बिखरी हुई थी, और जेवर भी वहीं पड़े थे। मनाहिल ने एक नज़र उन चीज़ों पर डाली और फिर बेचैनी से कहा, चलें आप ही? लेकिन महानूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हें यहीं ठहरना होगा। मैं जियान के साथ थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। बस 1 घंटे बाद हम घर चलेंगे। इस नरमी से बहलाकर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद जियान के साथ निकल गई। काफी वक्त गुजर गया। 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, और शाम होने को आई, मगर महानूर वापस न आई। बेचैनी में मनाहिल कमरे में चहलकदमी करती रही। तभी शाम के करीब जियान अकेला कमरे में दाखिल हुआ, और उसे देखकर वह पत्थर की तरह जम गई। वे लोग उसे ताला लगाकर गए थे, और वह महानूर का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो नज़ारा अब सामने आया वह उसकी सोच से भी परे था। जियान उसे घसीटते हुए बाहर लाया, गाड़ी में डाला और एक फ्लैट पर ले गया। वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। मनाहिल की चीख पुकार गूंज उठी, पर जियान ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसका दिल कांप रहा था। जब से होश संभाला था, उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था। ताया ही उसका बाप था, महानूर उसकी बहन, और लाख जुल्म ज्यादती के बावजूद ताई ही उसकी माँ थी। और आज जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी जिसकी कल्पना भी उसने कभी न की थी। वहां जाकर उसे एक अधेड़ औरत के हवाले कर दिया गया। उस औरत से कहा गया कि इसे तैयार कर दो और सब समझा भी दो। मीटिंग शुरू होने से पहले इसे वजदान मलिक के कमरे में भेजना है। मनाहिल लाख गिड़गिड़ाती रही, रोती चिल्लाती रही, पर किसी पर कोई असर न हुआ। उस औरत ने उसे बेबाक कपड़े पहनाए, गहरा मेकअप किया और बार बार धमकाया, अगर चीखी चिल्लाई तो बाहर मौजूद लोग 1 मिनट में तेरी इज्जत तार तार करके तुझे सड़क पर फेंक देंगे। मजबूर होकर मनाहिल ने खामोशी अख्तियार कर ली, जैसे खुद को मुकद्दर के हवाले कर दिया हो। कुछ देर बाद जब वह औरत उसे तैयार करके बाहर लाई तो मौजूद लोग उसे देखकर दंग रह गए। शिराजी ने आगे बढ़कर जियान के कंधे पर थपकी दी और बोला, क्या माल लाए हो? वजदान की किस्मत है, वरना आज रात तो इस लड़की के साथ मैं खुद मौज करता। उसने लालची नज़रों से मनाहिल के जिस्म पर नज़र डाली, जबकि वह सिर झुकाए कांप रही थी। जियान भी उसे देखकर हैरान था। महानूर के मामले से हटकर यह लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेबाक कपड़े और सजी धजी सूरत ने उसके हुस्न को इतना असरदार बना दिया था कि कोई भी देखता तो ठगा रह जाता। उसे गाड़ी में डाला गया, और जियान बार बार उसके चेहरे को देखता रहा। वह इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता था, मगर आज वह वजदान मलिक की मिल्कियत बनने जा रही थी। गाड़ी एक 5 सितारा होटल के सामने रुकी, और योजना के मुताबिक उसे अंदर ले जाया गया। कुछ लोगों की मदद से सीढ़ियों से होकर उसे एक कमरे तक पहुंचाया गया, और बाहर से ताला जड़ दिया गया। उसे सख्त ताकीद की गई, जब तक वजदान कमरे में न आए तू न तो शोर मचाएगी और न ही अपना हुलिया बिगाड़ेगी। करीब 8 बजे उस 5 स्टार होटल में वह शानदार दावत आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि वजूदान मलिक थे। शिराजी ने उन्हें खास तौर पर न्योता दिया था। उसका मकसद सिर्फ इज्जत व तकरीम दिखाना और उनके साथ कारोबार की डील तय करना ही नहीं था, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर तो साझेदारी करके पुराने झगड़ों को भी खत्म करना था।
लेकिन भीतर ही भीतर कौन सी साजिश रची जा रही थी, उस वक्त वजूदान मलिक भी अनजान थे। बरसों से शिराजी और वजूदान के बीच कारोबार को लेकर गहरी दुश्मनी चली आ रही थी, पर पिछले कुछ महीनों में शिराजी की तरफ से पेशकदमी देखकर वजूदान भी चुप नहीं रह पाए। वैसे भी उनका स्वभाव था कि झगड़ों से दूर रहा जाए, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि एक बार रिश्ता सुधार कर देखा जाए। इसीलिए आज की महफिल में वह मेहमान खास बनकर शामिल हुए थे। अपनी शानो शौकत से लबरेज शखासियत के साथ जब वह गादी से उतरे तो नजरें थम सी गईं। वह वजूदान मलिक थे, कारोबार के बेताज बादशाह, हुस्न व शख्सियत में ऐसे कि किसी का सानी नहीं। सुल्तान मलिक के बेटे, जिन्होंने कारोबार की दुनिया पर राज किया और अब यह राज अपने शहजादे को सौंप चुके थे। शिराजी ने खुद बरहकर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें इज्जत से पास ले गया और वहीं ऐलान किया कि वह आज की रात शिराजी के मेहमान रहेंगे और कल मीटिंग के बाद लौट जाएंगे। मगर यह बात कोई नहीं जानता था कि आज की रात शिराजी उन्हें ऐसा धोखा देने वाला है जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। पूरे शहर में उनकी इज्जत व आबरू मशहूर थी। उनके वालिद सुल्तान मलिक अब कारोबार छोड़कर सियासत में कदम रख चुके थे और जरा सी चूक भी उनकी साख हिला सकती थी। यही वजह थी कि वजूदान अक्सर मसाइल से घिरे रहते थे। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने शिराजी पर एतमाद तो कर लिया, मगर उनकी फितरत में कभी जल्दी भरोसा करना शामिल ही नहीं रहा। खाने के बाद शिराजी खुद उन्हें कमरे तक छोड़ने आया और गले लगाकर कहा, आज की रात बहुत हसीन गुजरेगी मलिक साहब। आप याद रखेंगे कि शिराजी ने आपकी रात को कितना खुशनुमा बना दिया। उसकी अजीब मुस्कान पर वजूदान हल्का सा मुस्कुराए। उनके हमराह गार्ड्स भी थे, मगर आराम का वक्त होने के कारण वह अकेले ही कमरे में दाखिल हुए। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। शिराजी के जाते ही जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए तो सामने बिस्तर पर लेटे जिस हुस्न को देखा वहीं साकित रह गए। वह लद्दकी अभी कुछ लम्हे पहले ही नींद में डूबी थी। उसे किसी की आमद का एहसास भी न हुआ था। बेबाक गाउन जो उसकी रौनक को जाहिर कर रहा था, मासूम चेहरा, बिखरे बाल और हीले आंसू बिस्तर पर पड़े ढी व लद्दत धक्की किसी जादू से कम न लही। यकीनन यह शिराजी की ही साजिश थी, मगर उस वक़्त तक वजूदान के जहन में यही था कि शिराजी उन्हें एक अय्याश कारोबारी समझकर यह अय्याशी मुहैया करा रहा है। कोई नहीं जानता था कि वह आज तक औरतों से दूर रहने वाले शख्स थे। इसी वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और न ही कभी किसी की इज्जत से खेल पाए थे। उन्होंने नरमी से झुककर उसका गाल थपथपाया तो वह डरते हुए चौंकी, आंखें खोलीं और सहमकर दूर हो गईं। अपने सीने पर हाथ रखकर उसने वजूदान को देखा और आंसुओं से भर गई। मासूम चेहरा, डरी हुई आंखें, कांपते गुलाबी होंठ और लंबे बाल व हुस्न का एक पूरा मूरत थी। वजूदान उसके पास बैठकर बोले, यहाँ आकर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें इस मासूम चेहरे से नफ़रत होने लगी थी जो उन्हें रोते रोते चालाक नज़र आ रहा था। उन्हें लगा यह लद्दकी सिर्फ दिल बहलाने का सामान है जो कुछ पैसों की खातिर यहाँ तक पहुँच गई। उसके लिबास पर एक नज़र डालकर वजूदान ने मुंह फेर लिया और सख्ती से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम जैसी लद्दकियों को जो कुछ पैसों के लिए किसी के बिस्तर की जीनत बन जाती हो। उनके शब्द नहीं, जहर थे। फिर उन्होंने इस कहती से उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। उन चंद लम्हों की हल्की सी मदहोशी और कुछ रुपयों के लिए इज्जत का सौदा करने के बाद अब डरना और रोना किस काम का? अब तो तुम मेरी गिरफ्त में आ चुकी हो। वह वजूदान के बेहद करीब थी, इतना करीब कि उसकी तपती सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। पूरा दिन ही वह हलचल का शिकार रही, जहनी अजियत, भूख प्यास, अजीब सा तशद्दुद और परेशानी, और अब इस अजनबी शख्स की बातें। मगर इससे पहले कि वजूदान उसे और डराता, वह उसकी बाहों में ही बेहोश होकर झूल गई। लड़की, अपनी आंखें खोलो। वजूदान ने उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश की और फिर पास रखे गिलास से पानी उसके चेहरे पर छींटा, लेकिन वह होश में नहीं आई। उसके तो हाथ पांव फूल गए। जल्दी से अपना कोट उतारकर उसने उसे पहनाया, उसके जिस्म को ढका और फिर उसे बाहों में उठाकर नीचे उतरा। उसका दिल किया ड्राइवर को कॉल करे, मगर वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे भी ऐसा हादसा उसके साथ पहली बार हुआ था। वह नहीं जानता था कि इस लड़की को क्या हो गया है। सीढ़ियां उतरते ही उसे गाड़ी तक लाया और सीधे अस्पताल ले गया।
रात के उस पहर उसे एडमिट करवाकर वह बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर काटता रहा। काफी देर बाद डॉक्टर आया और बोला, लड़की बेहद डर का शिकार रही है, इसी वजह से इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो है। बेहतर होगा कि इन्हें रात यहीं रखा जाए। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। वजूदान वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। क्या वह वहां जबरदस्ती लाई गई थी? कौन थी वह, इतनी मासूम, हसीन और कम उम्र, और फिर उस होटल के कमरे में कैसे पहुंची? उसके चेहरे को देखकर अंदाजा नहीं लगा जा सकता था कि वह अपनी मर्जी से वहां थी। तभी उसकी नज़र वेटिंग एरिया में लगी एलईडी पर गई। दिल हलक में आ अटका। स्क्रीन पर खबर चल रही थी। मीडिया उसी होटल के उसी कमरे के बाहर खड़ा था जहां से वजूदान कुछ देर पहले निकला था। न्यूज़ रिपोर्टर चीखते हुए कह रही थी, नाजरीन, हमें खबर मिली है कि इसी होटल में मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान सुल्तान मलिक के बेटे वजूदान मलिक इस कमरे में मौजूद हैं, और वह अकेले नहीं हैं। आज आप लाइव देखेंगे कि वजूदान मलिक कितना अय्याश इंसान है, और सुल्तान मलिक ने अपने बेटे को अय्याशियों में डाल रखा है। पुलिस भी मौजूद थी, यानी रेड की तैयारी थी। किसी ने परफेक्ट टाइमिंग पर खबर दी थी, ठीक उस वक्त जब वह लड़की के साथ कमरे में मौजूद था, मगर वह वहां से निकल चुका था। रिपोर्टर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कैमरे में खाली कमरा कैद हुआ। नाजरीन, यहां कोई नहीं है। तो क्या वजूदान मलिक भाग गए या ये खबर झूठ थी? रिपोर्टर चिल्लाई। 1 मिनट से भी कम वक्त में वजूदान ने सब समझ लिया। शिराजी की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, यकीनन उसी ने यह चाल चली थी। उसने लड़की को वहां भेजा और फिर मीडिया को खबर कर दी। गद्दार शिराजी! वजूदान को पूरा यकीन था कि उसे बुरी तरह फंसाया गया, मगर वक्त रहते वह निकल आया और उसकी इज्जत बच गई। उसने शीशे के पार लेटी बेहोश लड़की को देखा और हल्की मुस्कान के साथ सरगोशी की, लकी गर्ल, आज तेरी वजह से मैं भी बच गया। शिराजी से तो वह निपट लेता, मगर इस वक्त उसे उस लड़की की फिक्र थी। सुबह तक वह होश में आ गई। वजूदान सारी रात अस्पताल में ही रहा। उसके वालिद सुल्तान मलिक ने कॉल की, शायद खबर सुनकर परेशान थे, मगर वजूदान ने उन्हें तसल्ली दी कि वह वहां मौजूद नहीं था और यह खबर सरासर झूठ है। डॉक्टरों ने लड़की को कमरे में शिफ्ट कर दिया। वजूदान उससे मिलने गया। वह होश में तो थी, मगर बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके पीले चेहरे को देखकर वजूदान पास गया, मगर उसकी हालत के चलते उसने कोई सवाल नहीं किया। वजूदान को सामने देखकर वह फिर से डर गई, मगर उससे पहले ही उसने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम बिल्कुल महफूज हो। वह ज़्यादा देर नहीं रुका और वापस लौट आया। शाम को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। हमदान मलिक उसे अपने फ्लैट ले आया और एक नौकरानी के हवाले कर दिया। 2 दिन तक उसकी हालत नाजुक रही, मगर अच्छी देखभाल से वह बेहतर हो गई। फिर भी उसके दिल से यह मलाल नहीं मिटा कि उसकी तायाजाद ने ही उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसकी किस्मत थी कि उस दिन वजूदान मलिक के हाथों से वह बच गई, मगर अब भी यह खौफ उसे खाए जा रहा था कि न जाने उसे यहाँ लाकर वह शख्स क्या करने वाला है। जब भी वजदान वहाँ आता, वह चुपचाप कमरे में चली जाती और खुद को बंद कर लेती। इसलिए उस दिन वजदान ने उससे बात करने की कोशिश की। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं और तुम वहाँ तक कैसे पहुँची? उसकी नज़रों में वह अब भी कोई बदचलन औरत ही थी और यही सोच मनाहिल को रुला गई। उसने आंसुओं में कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँची? ये सब एक धोखा है। आप चाहें तो मुझे किसी दारुल अमान आश्रय गृह में भेज दीजिए। मगर वजदान जानता था कि वहां भी वह सुरक्षित नहीं रहेगी। वह देर तक उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। 2 ही दिनों में उसने शेराजी से निपट लिया था, लेकिन अब इस लड़की का मामला बाकी था। अचानक उसने पूछा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मनाहिल सिर झुकाए रोती रही। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वजदान मलिक उस पर तरस खा रहा था। हकीकत यह थी कि वह हवेली का अमीरजादा अब तक किसी औरत पर भरोसा नहीं कर पाया था, लेकिन यह लड़की अलग थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत दिल के तार छेड़ रही थी। इतने दिनों तक वह उसी फ्लैट में रही, लेकिन कभी वजदान की तवज्जो पाने की कोशिश नहीं की, और यही वजह थी कि वह उसकी तरफ खिंचता चला गया। बाबू या घरवालों के फैसले की उसे परवाह नहीं थी। इस वक्त वह इस लड़की को सिर्फ एक जायज़ रिश्ते के साथ ही अपने घर रख सकता था। आखिरकार मनाहिल ने अपनी हामी भर दी।
बाहर की दुनिया और अपनों के धोखों ने उसे इतना डरा दिया था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले ही दिन सादगी से उसी फ्लैट में वजदान मलिक ने चुपचाप उससे निकाह कर लिया। उसने इस बात को राजा रखा और सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों और काजी साहब की मौजूदगी में निकाह हुआ। मनाहिल को फर्क नहीं पड़ता था कि वजदान मलिक कौन है, उसका अतीत कैसा है। उसके लिए तो वही शख्स व नाम था जिसने उसे इज्जत, मुकाम और अब निकाह के जरिए पति का दर्जा दिया था। 20 साल की उस लड़की ने जिंदगी में इतनी मुश्किलें और आजमाइशें देखी थीं कि अब उसे यह सहारा छोड़ने का ख्याल भी नहीं आ सकता था। उस रात जब वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर उसके इंतजार में बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वजदान सोफे पर बैठकर लगातार उसे देखता रहा। वह सोच रहा था कि वह शिराजी के हाथों तक कैसे पहुंची, उसने यह रास्ता क्यों चुना और क्या पहले उसकी जिंदगी में कोई और था। लेकिन जब मनाहिल ने कांपती आवाज में कहा, मैं कसम खाती हूं कि आप मेरी जिंदगी के पहले और अकेले मर्द हैं। मैंने सिर्फ तंगी, गरीबी और परीक्षाएं देखी हैं, और फूट फूट कर रो पड़ी, तो वजदान के दिल से सारे शक और सवाल मिट गए। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और कुछ भी नहीं पूछा। उस रात वह उसकी जायज़ बीवी बन चुकी थी और वजदान उसे सराहना चाहता था। वह सराहता चला गया। उसकी झिझक, उसका सिहरना, उसकी आंखों की मासूमियत यह झतला रही थी कि वह सच्चे अर्थों में अब वजदान की अमानत बन चुकी है। जिंदगी मानो मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब भी कुछ बाकी है। उस खूबसूरत रात के बाद सुबह भी सुहानी थी। मनाहिल बेहद खुश थी। वजदान ने भी उसकी मौजूदगी से अपनी बेरौनक जिंदगी को रंगों से भर लिया था। वह अब हवेली जाने की बजाय ज्यादा वक्त उसी फ्लैट में गुजारने लगा था। उसने अब तक अपने बाबा को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे यकीन था कि यही लड़की उसकी जिंदगी से सारी उदासी मिटा देगी। उनके निकाह को लगभग 2 सप्ताह बीत चुके थे और ये 2 सप्ताह उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। उसने वजदान को बस इतना ही बताया था कि उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके ताया ने ही उसकी परवरिश की थी। उससे अधिक वजदान ने कभी कुछ नहीं पूछा। उस दिन वह एक बड़ी बिजनेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार था, जहां शहर के बड़े बड़े नाम आमंत्रित थे। वजदान और सुल्तान मलिक भी वहां जाने वाले थे, इसलिए वह शाम को तैयार होकर निकल गया। मनाहिल दरवाजे तक उसकी पीठ को देखती रही। यह शख्स उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वजदान ने जाने से पहले उसके माथे को चूमा और कहा, आज रात हवेली में ही रुकूंगा, शायद सुबह लौटूं। वह बस मुस्कुरा दी। उसके पास एक नौकरानी थी। पार्टी में मीडिया भी मौजूद था और अचानक एक रिपोर्टर ने माइक उसकी ओर बढ़ाते हुए वह सवाल कर दिया, जिसने उसकी पूरी हस्ती को हिला डाला। वजदान मलिक, ये सुनने में आ रहा है कि आपने निकाह कर लिया है और अब तक उसे छिपाया है। यह भी कहा जा रहा है कि आपकी बीवी कोई कॉल गर्ल है। क्या ये सच है? वजदान सन्न रह गया। सबकी नज़रें उसकी ओर थीं। ये ऐसा सच था जिसका पर्दा इस तरह उठेगा, उसने कभी सोचा भी न था। वह गरज पड़ा, खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। सब कुछ लाइव चल रहा था। यह वाकई उसके खिलाफ एक साजिश थी। रिपोर्टर ने जोर देकर कहा, तो बताइए, आपने किससे निकाह किया है? उन्हें सामने लाइए। वहीं खड़े सुल्तान मलिक हैरत और बेचैनी से अपने बेटे को देख रहे थे। जब रिपोर्टर ने सवाल उनकी ओर मोड़ा, क्या आप अपने बेटे के निकाह से वाकिफ हैं और क्या आप मानते हैं कि आपकी बहू एक बदनाम लड़की है? उस रात वजदान शर्मिंदगी में डूब गया। उसकी इज्जत चूर हो गई थी। वह चुपचाप वहां से निकल आया। घर पर मनाहिल घंटों घुटनों पर सिर रखकर सिसकती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह मोहब्बत में कितनी खुदगर्ज हो गई है। उसने कभी नहीं सोचा कि वह वजदान के लायक नहीं है। उसकी इज्जत पर एक ऐसा दाग है जो उम्र भर धब्बे की तरह साथ रहेगा। वजदान बेख्याली में गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। रिपोर्टर के सवाल उसके जहन में घूमते रहे। जिंदगी में पहली बार उसे इतनी रुसवाई मिली थी। किसी ने गद्दारी करके ये खबर फैलाई थी और पुरानी दुश्मनी निकाली थी। उस रात बहुत रोने के बाद मनाहिल ने एक फैसला लिया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। फज्र के करीब उसने अपना सामान समेटा और चुपचाप फ्लैट से निकल गई। नौकरानी को कुछ नहीं बताया, बस कमरे में एक नोट छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गई। उधर सुल्तान मलिक की हज़ारों कॉल्स वजदान के पास पहुंचीं, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। दिन चढ़े वह फ्लैट लौटा तो मनाहिल वहां नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, नौकरानी भी अनजान थी। तभी उसकी नज़र उस नोट पर पड़ी।
मैं आपके लिए सिर्फ बदनामी का कारण हूँ वजदान। मेरी तरह का दाग पूरी जिंदगी आप पर बोझ रहेगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा वजदान, मैं इज्जतदार और शरीफ लड़की हूँ। चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहे, मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द आप ही हैं। यह पढ़कर वजदान का दिल हिल गया। वह कैसे मान लेता कि उसका सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। वह दीवाने की तरह उसे ढूंढता रहा, मगर नाकाम रहा और आखिरकार हवेली लौट आया। दूसरी ओर मनाहिल फिर से उसी गांव पहुंची, अपने ताया के घर। मगर इस बार वह वही डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि मजबूत बनकर लौटी थी। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद इकबाल साहब ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। उसने उन्हें सलाम किया और घर में दाखिल हो गई। किचन से निकलती ताई उसे देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गई। सालों पहले उनकी बेटी माहनूर घर लौटकर आई थी और यह कहकर घरवालों ने मनाहिल का नामो निशान मिटा दिया था कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है जिससे उसका पहले से रिश्ता था। ताई ने बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि यह सच मान लिया गया। असल में माहनूर जियान के साथ रिश्ते में थी और आखिरकार उसने उससे निकाह भी कर लिया था। लेकिन बाद में वह ऐसे गायब हुई कि लौटकर कभी इस दरवाजे पर नहीं आई। आज मनाहिल को दरवाजे पर देखकर सब दंग थे। उसने सब कुछ अपने चाचा के सामने बयान कर दिया और वजदान के साथ अपने निकाह को राज रखा। इकबाल साहब के पास सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वे अपनी बेटी के कर्मों से वाकिफ थे। जो शख्स दूसरों की इज्जत नहीं करता था, वह अपनी बीवी की इज्जत कहाँ करता। मनाहिल रोज़ तौहीन का शिकार होती रही और शायद यही उसका मुकद्दर और मकाफात ए अमल था। विजदान की जुदाई ने उसे बिल्कुल ही लाचार कर दिया था। टूटे हुए ताया ताई भले ही उसके गुनहगार थे, लेकिन अब वही उसका सहारा थे और वह उन्हें उम्र के इस हिस्से में छोड़ना नहीं चाहती थी। जिस दिन यह सच उसके सामने आया कि विजदान की निशानी उसके पेट में पल रही है, वह न जाने कितनी देर तक रोती रही। उसे यकीन था कि विजदान ने उसे बहुत ढूंढा होगा, लेकिन उसका दिल चाहता था कि वह दोबारा उसके पास न पहुंच पाए। उधर दूसरी ओर विजदान उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। उसने सुल्तान मलिक को सब कुछ बता दिया और वे तो अपने बेटे की तड़प देखकर ही हैरान थे। बचपन से विजदान को उन्होंने ही पाला था। उनकी बीवी से अलगाव हो गया था और फरीदा बेगम अपना घर बसाने के बाद विदेश में रहने लगी थीं। पहले पहल तो उन्होंने ऐतराज़ जताया, लेकिन बेटे की दीवानगी और तड़प के आगे मजबूर होकर खुद भी उस लड़की को ढूंढने में मददगार साबित हुए। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया था। आखिर एक रात उसे ख्याल आया कि उस रोज़ उसे उस कमरे तक लाने वाला शिराजी था। अगर वह अपने किसी वफादार नौकर के जरिए शिराजी के करीब होकर ये राज उगलवा ले तो? और उसने ऐसा ही किया। अपने काबिल और वफादार नौकर को भेजकर आखिर उसने पता करवा लिया कि उस रात उस लड़की का इंतज़ाम जियान ने किया था और फिर वह जियान के घर तक पहुंच गया। जियान ने उसे सारी हकीकत बता दी और वहां मौजूद महानूर तो उसे देखकर ही हैरत में पड़ गई। विजदान इतना बेचैन था, इतनी तड़प से जियान से उसके बारे में पूछ रहा था कि वह अपनी बीवी तक पहुंचना चाहता है। मानूर हैरानी और अविश्वास में खड़ी रही। उधर मिनाहिल के पास अब एक शानदार मर्द और एक इज्जतदार जिंदगी थी, लेकिन वह न जाने कितनी बिजनेस डील्स की भेंट चढ़ चुकी थी। जियान जैसा मर्द तो कोई कयामत था जो उस पर टूटकर गुजर सकती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी गलती का प्रायश्चित साबित हो सकता था। सो उस दिन वह विजदान को लेकर अपने बाप के घर गई। उसे यकीन था कि वह ताया के घर ही आएगी। महानूर उसके कदमों से लिपटकर उससे माफ़ी मांगती रही, जबकि मिनाहिल गुमसुम उसका चेहरा देखती रही। उसने सर उठाकर दहलीज में खड़े उस शख्स को देखा और फिर अविश्वास में पड़ गई। न जाने कितने आंसू टूटकर बिखर गए। विजदान ने बेकरारी से आगे बढ़कर उसे अपने आगोश में भर लिया। सब लोग हैरानी और अविश्वास के शिकार थे। विजदान मलिक ने ही उन्हें बताया कि मिनाहिल उसकी बीवी है और वह उसे पूरी इज्जत और तकरीम से लेने आया है। उसके गुनहगार उसके सामने शर्मसार थे और वह भी तो विजदान का दिल दुखा कर आई थी, अपने मुहसिन के साथ इतना बड़ा जज्बाती धोखा करके। इकबाल साहब ने दरख्वास्त की कि विजदान अपने बाप को लेकर आए और उसे यहाँ से एक बार फिर दुल्हन बनाकर ले जाएं, क्योंकि अब वे अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। और दूसरे ही दिन सुल्तान मलिक उनके दरवाजे पर थे। 1 हफ्ते के अंदर ही सारी रस्मों के साथ, पूरी इज्जत और तकरीम के साथ वह दुल्हन बनकर मलिक हवेली गई। सुल्तान मलिक ने उसे बहू के तौर पर पेश करके सबकी ज़बानें बंद कर दीं।
उस वक़्त वह अरोसी जोड़े में सजी संवरी उस शानदार कमरे में अपने शानदार मर्द का इंतज़ार कर रही थी, जो न जाने उससे मिलने के लिए कितना बेताब था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो बेकरारी से उसे सीने से लगा लिया। कसम खाओ कि अब मुझसे दूर नहीं जाओगी। अगर तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाता तो। उसने बेताबी से उसका चेहरा थाम लिया। वह बस नम आंखों से उस शख्स की बेकरारी को देखती रही। हीरे की अंगूठी उसकी उंगलियों की जीनत बन चुकी थी। उसने नरमी से उसके होठों को छुआ और अपनी बेकरारी को कम करने लगा। वह आज भी उसके छूने पर लाल हो गई। मिनाहिल बोली, मेरे लिए आपके पास इससे ज्यादा खूबसूरत सरप्राइज है। विजदान उसे हैरत से देखता रहा। तुम खुद ही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज हो। उसने कमर से थामकर उसे अपने करीब कर लिया। तभी मिनाहिल ने उसका हाथ थामकर अपने पेट पर रख दिया। कुछ लम्हों तक तो वह समझ ही न पाया, और जब समझा तो अविश्वास में उसे देखता रहा और फिर बेकरारी से उसे सीने से लगा लिया। मैं बाप बनने वाला हूँ। उसने तस्दीक चाही और मिनाहिल ने सर हिलाकर हाँ कह दी। दो बेकरार दिल एक दूसरे के सीने में धड़क रहे थे। शिद्दतें निछावर हो रही थीं और यह मोहब्बत का हक था। इस लाजवाब मोहब्बत के बाद ये खुशियां उन्हें खुदा की तरफ से अता हुई थीं, जिन पर उनका पूरा हक था।